हेलो फ्रेंड्स, क्या आप क्लास 12 में पढ़ते हैं या आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यह वीडियो भी, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कोल्ड वार के बारे में, जो कि क्लास 12 का पहला चैप्टर है। साथ ही साथ किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में अगर आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के रूप में कोल्ड वार बहुत ही मेन या प्रमुख रूप से आने वाला चैप्टर होता है। तो अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या आप क्लास 12 में हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या एसएसटी आपको समझ में नहीं आती, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपका कोल्ड वॉर का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको आसान से आसान शब्दों में समझाऊंगा एक कोल्ड वार का अर्थ। साथ ही साथ आपको ये भी बतलाऊंगा कि कोल्ड वार में किन किन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाने वाला भी हूँ। वीडियो लंबी नहीं है, इसलिए अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल का नाम है श्री कृष्णा क्लासेस, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द कोल्ड वार। सबसे पहले मैं आप लोग को बतला दूं, कोल्ड वार इसका अर्थ होता है हिंदी में शीत युद्ध। आखिर यह कोल्ड वार शब्द जो है क्यों प्रयोग किया गया? आप इतिहास में बहुत सारे मूवी देखे होंगे, बहुत सारे बुक्स भी पढ़े होंगे, तो देखे होंगे कि जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी वे पहले ज़माने में तीर धनुष से हुआ करती थी, है ना। उसके बाद बंदूकें आई, बम बारूद आए, एटम बम से लड़ाई हुई, हेलीकॉप्टर से लड़ाई हुई, प्लेन से लड़ाई हुई। लेकिन जब किसी भी हथियार से लड़ाई नहीं हुई, हथियार से नहीं बल्कि विचारों द्वारा लड़ाई हुआ, गुट बनाया गया, षड्यंत्र किया गया, जासूसी किया गया, तब यहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ और इसे हमने कोल्ड वार कहा। कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध मतलब शांत युद्ध। इसका अर्थ यही है कि आपको हथियारों से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि वैचारिक मतभेद होने के कारण आप एक दूसरे को भड़काएंगे, एक दूसरे के प्रति लोगों को उकसाएंगे, आपस में गुटबंदी करेंगे, एक दूसरे को डराएंगे, हुल देंगे, लेकिन डायरेक्टली या सीधे तौर पर एक दूसरे पर चढ़ाई या वार वो भी हथियारों से नहीं करेंगे। तो कोल्ड वार का यहाँ पर ये अर्थ आता है। तो अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो डिफिनेशन आपको क्या लिखना होगा, आप इस स्लाइड को देखिए, अच्छे से समझें। अगर आपका एग्जाम में आता है व्हाट इज कोल्ड वार, या कभी भी कोई आपको पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वार, तो आपका उत्तर ये होना चाहिए, द कोल्ड वार was a period 1945 to 1991 of geographically tension between the Soviet Union and its satellite state, the Eastern European countries, and the United States with its allies, the Western European countries after Second World War। कहने का अर्थ है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 के बाद जो भी सोवियत यूनियन के साथ जो भी देश थे जिन्हें यूरोपियन कंट्रीज या पूर्वी राष्ट्र कहा गया, और जो भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ जो भी उसके सहयोगी देश थे उन्हें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री कहा गया, उनके बीच जो वैचारिक मतभेद के कारण दुश्मनी उत्पन्न हुई, जिसे हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वार टू द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स dominated by the two superpowers which the Soviet Union and the US। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध 1945 में अंत होता है, खत्म होता है, उसके बाद पूरा विश्व दो महान शक्तियों में, दो गुटों में बढ़ जाता है। पहला है आपका सोवियत यूनियन और दूसरा है यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। द टू सुपर पावर्स वेर primarily engaged in an ideological war between the capitalist USA and the communist सोवियत यूनियन। और जब ये दो सुपर पावर आपस में बढ़ गए तो इनके बीच वैचारिक जो द्वंद्व होने लगी, इनको हम कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आप इस लाइन में देख सकते हैं कैपिटलिस्ट यूएस एंड द कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन। ये अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद। आखिर ये पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद को एक वर्ड में अगर मैं आप लोग को सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप उसके स्वयं मालिक होंगे। लेकिन कम्युनिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, जिसका अर्थ होता है सरकार के किसी भी चीज़ पर पूरे समाज का या व्यक्ति की किसी चीज़ पर पूरे समाज का, पूरे कंट्री का अधिकार है। जैसे आपने किसी बिजनेस को शुरू किया तो 50% अधिकार आपका गवर्नमेंट का होगा, यानी कि पूरे कंट्री का होगा, 50% प्रॉफिट आपका होगा।
तो ये दोनों विचारों के बीच आपस में दुश्मनी पैदा हुई। द टर्म कोल्ड इज यूज बिकॉज देयर वॉज नो लार्ज स्केल फाइटिंग डायरेक्टली बिटवीन द टू साइड। ये टर्म कोल्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के बीच कभी भी डायरेक्टली युद्ध नहीं हुआ, और ये युद्ध जो हुआ वो किसी भी तरह से हथियारों के बल नहीं हुआ, बल्कि वैचारिक मतभेद के कारण युद्ध हुए थे। आपको नोट्स कर लेनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स आपको नोट में डालना होगा। द कोल्ड वॉर वॉज बिटवीन एलिट कंट्रीज, मतलब ये दो देशों के बीच नहीं, बल्कि इन दो देशों के जो भी एलिट मतलब सहयोगी राष्ट्र थे उनके बीच भी थी, जैसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस एक्सेट्रा, हु लीड बाय द यूएस एंड द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के बारे में आपको जानना होगा। अभी तो सोवियत यूनियन नहीं है, आज वर्तमान में सोवियत यूनियन की जगह पर रशिया है, रूस है। तो सोवियत यूनियन क्या है? आफ्टर 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, उसके बाद यूएसएसआर का गठन हुआ था, जिसका नाम है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट दैट एस्टेब्लिश्ड इन 1922 इन रशिया। रशिया में पहली बार विश्व में स्थापित होने वाला पहला कम्युनिस्ट स्टेट मतलब समाजवादी राष्ट्र था, जो कि मार्क्स और लेनिन की विचारधाराओं से अधिक प्रभावित था। इस पॉइंट को भी आप याद जरूर रखें। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या किन किन चीज़ों के बारे में जाननी है, मैं अभी सब आपको बतलाने वाला हूँ। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, विश्व दो गुटों में बढ़ गया। एक आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वेस्टर्न यूरोप हो गया और एक ईस्टर्न यूरोप हो गया। ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर था, जिसका सपोर्ट चीन भी कर रहा था, क्योंकि चीन में माओ रिवोल्यूशन हुआ था और वहाँ पर माओ सेतुंग का सरकार स्थापित हुआ था, और वहाँ पर भी कम्युनलिज्म जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। बट जो कि पश्चिम में जितने भी राष्ट्र थे वे कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते थे। लेकिन इसके अलावा थर्ड वर्ल्ड का भी स्थापना हुआ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बतलाऊंगा थर्ड वर्ल्ड के बारे में। आपको किन किन चीज़ों के बारे में याद रखनी है। रीजन ऑफ कोल्ड वॉर, आपको सबसे पहले जानना है कि कोल्ड वॉर का रीजन सब क्या था, मतलब कारण क्या थे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर एलिट कंट्रीज यूएस, यूके एंड फ्रांस and the Soviet Union fought together against the Axis power, नाजी, जर्मन, जापान, ऑस्ट्रिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ आप लोग को पता है? जो अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, और यहाँ तक कि यूएसएसआर भी एक साथ मिलकर के लड़ा एक्सिस पावर के विरुद्ध। एक्सिस पावर में था नाजी जर्मन, जापान और ऑस्ट्रिया, इनके विरुद्ध ये सब मिलकर लड़े। However, the wartime allies could not walk out after World War II due to multiple factors। लेकिन यह जो गठबंधन था, जो उन्होंने एक होकर के इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रशिया ने एक होकर के जो गठबंधन बनाया था नाजी के खिलाफ, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जारी नहीं रहा, जिसके बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस के बारे में, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में, आयरन कर्टन के बारे में, ये सारी चीज़ कोल्ड वॉर के कारणों में शुमार हैं। साथ ही साथ आपको मैं बतलाऊंगा कि किस प्रकार पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया और थर्ड वर्ल्ड का निर्माण किस प्रकार से हुआ। साथ ही साथ इतनी सारी जो घटनाएं हैं ड्यूरिंग कोल्ड वॉर घटी, उनको मैं आप लोग को एक एक करके बतलाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द कोल्ड वॉर, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी। तो पहला हुआ था बर्लिन ब्लॉक 1948 हुआ था। साथ साथ मार्शल प्लान वर्सेस द क्यूमनिफॉर्म, नाटो वर्सेस वार्सो पैक्ट, साथ ही साथ स्पेस रेस हुआ था, आर्म रेसेस भी हुआ था, द क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस 1962, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजन ऑफ द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। ये सारी चीज़ें में कोल्ड वॉर के मुख्य कारणों में 3 कारण प्रमुख थे, जिसमें पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड आयरन कर्टेन। ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर क्लास 12 में आप पढ़ते हैं। साथ ही साथ कोई भी स्टूडेंट अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए फॉरेन पॉलिसी के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं, इंक्लूडिंग योर नोट्स। आपको इस वीडियो में नोट्स भी मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे माय डियर स्टूडेंट्स।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। आखिर ये पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस है क्या? द पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट बर्लिन इन 1945 अमंग यूके, यूएस एंड सोवियत यूनियन टू डिस्कस। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है, उसके बाद तीन महान शक्तियों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के बीच कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कशन के लिए बर्लिन में, यानी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, वहाँ पर पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस होता है 1945 में। तो उस कॉन्फ्रेंस में किन किन चीज़ों का ऊपर डिस्कशन किया गया? इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफेक्टेड जर्मनी, जो हारा हुआ देश जर्मनी है, तो उसमें अब आधिपत्य किसका होगा, किसका कहाँ कहाँ पर मतलब आधिपत्य होगा, अधिकार होगा, मतलब इंग्लैंड का अधिकार कहाँ होगा, रशिया का अधिकार कहाँ होगा, फ्रांस कहाँ अधिकार करेगा और अमेरिका कहाँ अधिकार करेगा, इसको लेकर के पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया डिमोक्रेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ पोलैंड। उन्होंने पहला टॉपिक पर डिस्कशन किया, वो है डिमोक्रेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ पोलैंड को, मतलब पोलैंड का बाउंड्री को बनाया, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, वहाँ के कार्य मतलब जो भी ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब वहाँ पे उद्योग धंधे या फिर वहाँ के लोगों का जीवन कैसे चले, इस चीज़ों पर उन्होंने डिस्कशन किया। साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, रोल ऑफ द सोवियत यूनियन इन ईस्टर्न यूरोप, इन तीन चीज़ों पर उन्होंने डिस्कशन किया। किसने किसने? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन, मतलब अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया ने। ये पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस 1945 में उन्होंने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो उस डिस्कशन से क्या नतीजा आया, चलिए इस स्लाइड में जानते हैं। सोवियत यूनियन वांटेड सम पार्ट ऑफ पोलैंड bordering Soviet Union to be maintained as a buffer zone. However, the USA and UK did not agree to this demand. इसमें क्या हुआ कि सोवियत यूनियन क्या चाहता था कि जो भी अधिकार फ्रांस को मिला, इंग्लैंड को मिला और अमेरिका को मिला, ये वेस्टर्न साइड में अधिकार हुआ था, जबकि ईस्टर्न साइड में जर्मनी का किसका अधिकार था? रशिया का। तो रशिया चाहता था कि बीच में एक बफर जोन बनाया जाए, मतलब किसी भी तरह की धोखाधड़ी या दुश्मनी होने के बाद ये बफर जोन से अपने आप को संभालने का मौका मिले, ऐसा जोन बनाना चाहता था खुद को मेंटेन करने के लिए रशिया बीच में। लेकिन इस चीज़ को यूएसए यानी कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इस चीज़ से एग्री नहीं होते हैं। साथ ही साथ ऑल्सो द यूएसए डिड नॉट इन्फॉर्म द सोवियत यूनियन अबाउट द एक्सैक्ट नेचर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन जापान। दिस creation suspicion in Soviet Union about the intention of Western countries embarrassing of the alliance। और आपको मैं बतला दूं, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 8 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी जापान पर एटॉमिक बॉम्ब का प्रहार किया अमेरिका ने, यूएसए ने, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सोवियत यूनियन को अमेरिका ने नहीं दी, जिससे सोवियत यूनियन को ये लगने लगा कि जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, और कभी भी इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा फीलिंग किसको आया? यहाँ पर रशिया को ये फीलिंग आ चुका था। तो वह हमेशा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से दुश्मनी या फिर डर का भावना मन में रखता था। दिस क्रिएटेड सस्पेक्शन इन द सोवियत लीडरशिप। और ये सारी चीज़ों ने क्या किया, जो भी रूस के लीडर्स थे उस समय, लेनिन थे, स्टालिन जो हुए, उन्होंने पश्चिम के जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है उनका ऊपर जो फेथ था, विश्वास, उन्होंने रखना छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे यहाँ पर बीच में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और ट्रूमैन, एंड राइट में आपको मिलेंगे ये रशिया के स्टालिन, जबकि यूके के चर्चिल, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विल्सन चर्चिल आपको लेफ्ट में दिखाई देंगे। तो ये थी पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस का पिक्चर। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अर्थात ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज अनाउंस्ड ऑन मार्च 12, 1947 बाय यूएस प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन। जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है कब अनाउंस हुआ?
12 मार्च 1947 को किसके द्वारा? यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे हेनरी एस ट्रूमैन के द्वारा। द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज ए यूएस पॉलिसी टू स्टॉप द सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट एंड imperialist endeavor throughout various way like providing economic aid to other countries। ट्रूमैन सिद्धांत में क्या मेन बात थी मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश आज़ाद होने लगे, जैसे 1947 को हमारा देश भारत ही आज़ाद हुआ, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई देश आज़ाद हुए, बर्मा भी आज़ाद हुआ, श्रीलंका आज़ाद हुआ, चीन आज़ाद हुआ, कई देश आज़ाद हुए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान शक्तियाँ हुई थी। पहला था अमेरिका का कैपिटलिज्म और दूसरा था रशिया का सोशलिज्म या सेक्युलरिज्म। तो इन्होंने क्या किया, ये अपने थ्योरी को विश्व में फैलाना चाहते थे और इन्होंने आसपास के देशों में अपनी थ्योरी को फैलाने के लिए कई तरह के तिरकम भी लगाए, अपने सपोर्ट में लाने का बहुत सारा कोशिश किया। तो इसी दौरान जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था हेनरी एस ट्रूमैन, उन्होंने 12 मार्च 1947 को यह घोषणा की कि जितने भी कंट्रीज नए नए आज़ाद हो रहे हैं या कमज़ोर कंट्रीज़ हैं जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको फंड दे करके अमेरिका हेल्प करेगा उनको इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो जिन जिन कंट्रीज़ को फंड की आवश्यकता है या जो जो कंट्री फंड लेती वो अमेरिका का गुणगान गाने शुरू कर देती, मतलब उसकी दोस्त हो जाती, उसके साथ उसको बहुत सारे ट्रीटीज साइन करनी पड़ती। तो इससे सबसे बड़ा इफेक्ट किसको पड़ता? रशिया को इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता और कहीं ना कहीं रशिया की शक्ति कमज़ोर हो जाती। तो इसको लेकर के ट्रूमैन ने या मतलब डॉक्ट्रिन मतलब यह सिद्धांत दिया था, यह है यूएस के प्रेसिडेंट, तत्कालीन प्रेसिडेंट ट्रूमैन। आप जरूर याद रखें। फॉर एग्जाम्पल यूएस अप्रोचिएट फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट द इकोनॉमिकल एंड मिलिट्रीज ऑफ ग्रीस एंड टर्की। इसी दौरान ट्रूमैन सिद्धांत के दौरान ग्रीस और टर्की में यूएस ने पैसे भी दिए और वहाँ का मिलिट्री सपोर्ट भी दिया, मतलब हथियार गोला बारूद भी टर्की और ग्रीस को प्रोवाइड किए। हिस्टोरियन बिलीव दैट द अनाउंसमेंट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन मार्क द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द कोल्ड वार। जो भी इतिहासकार हैं उनका मानना है कि जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है या ट्रूमैन सिद्धांत जो है या पॉलिसी जो है, इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का बात नहीं कर रहे हैं, हम कोल्ड वार का बात कर रहे हैं। कोल्ड वार ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब होता है? आफ्टर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। आप इसे जरूर याद रखें क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसीज के लिए। इसके बाद आता है आयरन कर्टन। आयरन कर्टन का मतलब होता है लोहे का पर्दा हिंदी में। लोहे का पर्दा क्यों बनाया गया, आखिर लोहे का पर्दा कहने का अर्थ क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। आयरन कर्टन इज द पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर erected by the Soviet Union after Second World War to seal off itself and its dependent Eastern and Central European allies from open contact with the Western and other non-communist areas। आयरन कर्टन क्या है? एक तरह का पॉलिसी है। किस तरह का? पॉलिटिकल है, मिलिट्रिकल है और आइडियोलॉजिकल बैरियर है, एक तरह का बंधन है। जिससे क्या हुआ कि सोवियत यूनियन खुद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी सीमा और साथ ही साथ अपने सहयोगी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो भी थे, उनकी जितने भी सहयोगी थे, उनका जो डायरेक्टली कांटेक्ट था वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इससे जो नॉन कम्युनिस्ट थे उनसे इनका जो उनका सपोर्टर है रशिया का सपोर्टर, उन देशों को अलग करना था। इसके लिए उन्होंने आयरन कर्टन नामक एक बैरियर मतलब एक आइडियोलॉजिकल बैरियर की स्थापना की थी। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द आयरन कर्टन वेयर द कंट्रीज दैट वेर कनेक्टेड टू द इन्फ्लुएंस बाय द सोवियत यूनियन, व्हाइल ऑन द वेस्ट साइड वेयर द कंट्रीज दैट वेर अलाइज ऑफ यूएस, यूके एंड नॉमिनली नेचुरल। मैं आप लोग को बतला दूं कि जो आयरन कर्टन था इसके ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड दो बातें होगी। मतलब इस साइड में जितनी भी कंट्रीज थी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वे सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोवियत यूनियन से क्या थे? इन्फ्लुएंस थे, मतलब उससे प्रभावित थे। जबकि वेस्टर्न साइड में आपकी थी इंग्लैंड, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और फ्रांस, ये सारी, इनके साथ इटली भी थी जो नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज थी और उनको उनकी जो वेस्टर्न कंट्रीज था उनका पहुंच ईस्टर्न कंट्रीज में डायरेक्टली ना होने देने के लिए ये किसके द्वारा, मतलब यूएसएसआर यानी कि रशिया के द्वारा अपनाया गया एक पॉलिटिकल, मिलिट्रिकल एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर आयरन कर्टन था। आप इसको जरूर याद रखें। आप देख सकते हैं आयरन कर्टन यहाँ से शुरू हो गया था, पूरी तरीके से मैंने इमेज में बना दिया। इधर पूरा
राइट साइड में आपका सोवियत यूनियन का आधिपत्य है, जबकि वेस्टर्न साइड में ये पूरा का फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन वगैरह, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, साथ ही साथ नीचे अमेरिका, इस तरीके के वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो और यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करके आप हमारे डिफरेंस स्टडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उनमें हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप हमारे स्टडीज ग्रुप से जुड़ के अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और किसी भी तरह हेल्प के लिए आप हमें कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड्स साथ ही साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।